अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएट टी एस एलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। काफ़ी इम्पोर्टेंट और कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग पोएम भी है, बट थोड़ी लंबी है, तो वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोएम को लिखा है पोएट टी एस एलियट यानी टॉमस स्टर्न्स एलियट ने। ये एक मॉडर्न पोएट थे और इन्होंने ये जो पोएम है फर्स्ट इसको अपनी एक मैगज़ीन में पब्लिश करवाया था 1915 के अंदर, और उसके बाद लेटर जब उन्होंने अपनी एक फर्स्ट बुक जो है वो लॉन्च की थी प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के नाम से, तो फिर ये पोएम उसके अंदर आ गई थी। ये पोएम एक्चुअली एक इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग यानी एक शख्स की अपने आप से गुफ्तगू, और वो भी अपने अंदर, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि मेंटल कन्वर्सेशन, वो भी खुद के साथ। ये पोएम जो है वो मेंटल कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस से डील करती है, क्योंकि मॉडर्न मैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन्स का शिकार था, क्योंकि ये जो दौर था ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हसल बसल का पीरियड है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, और साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। यानी कि ये जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी का पीरियड है। तो इसके अंदर जो आदमी जी रहे हैं, जो लोग जी रहे हैं, उनके ज़हन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो वहाँ पे ही हमें एक ऑर्डिनरी आदमी दिखाया गया है, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि इसी एज से ताल्लुक़ रखता है, और उसके अंदर कौन-सी कन्फ्यूजन्स हैं और उसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है, वो सारा कुछ इस पोएम के अंदर डील किया गया है। बेसिकली अगर हम देखें तो इस पोएम का जो टॉपिक है या इस पोएम का जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है वो एक लड़की को प्रपोज करना चाह रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहा है उसके सामने, लेकिन वो किस कंफ्यूजन से गुजरता है, या वो ये सोचता रहता है कि ये मैं किस तरह कर पाऊंगा, और ये बहुत मुश्किल एक टास्क लग रहा होता है उसको। तो इन सब से हम इस पोएम के अंदर डील करते हैं। सबसे पहले जब पोएम स्टार्ट होती है तो एक एपिग्राफ आता है। एपिग्राफ मीन्स कि पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट हम कोटेशन या किसी दूसरी वर्क से एक रेफरेंस लें। तो एलियट ने दांते की पोएम इन्फर्नो से एक एपिग्राफ लिया जो कि अबाउट 6 लाइन्स का है, और वो इटालियन में ही है, तो उसने उसको ट्रांसलेट नहीं किया बल्कि ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर ही लिखा है। तो बस हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इस एपिग्राफ में बेसिकली बात क्या थी। एक कैरेक्टर है इस एपिग्राफ के अंदर, मतलब जो ओरिजिनली पोएम थी दांते की उसके अंदर, गुइडो डा मोंटीफेल्ट्रो के नाम से, जो कि एक सिनर है, जो कि अपने तमाम तर सिन्स को रिवील कर देता है दांते के सामने। जबकि वो देख रहा होता है कि दांते खुद हेल में जा रहा है, तो वो कहता है कि अब इसने हेल से वापस तो आना नहीं, और मेरे सारे सिन्स जो लोगों के सामने छुपे हुए हैं वो लोगों के सामने कोई भी अब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, तो वो दांते को बता देता है। लेकिन जब दांते जो है वो हेल से वापस बाहर आ जाता है, तो वहाँ पे जो गुइडो डे मोंटीफेल्ट्रो है उसके तमाम तर जो भी सिन्स हैं वो सारे लोगों को बता देता है थ्रू हिज पोएम इन्फर्नो। तो बस ये बात उस 6 लाइन एपिग्राफ के अंदर है। तो इस एपिग्राफ को हम पोएम के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह के जो सिनर है, गुइडो जो बंदा है, उसको जब ये पता लगता है कि अब दांते जो है वो लोगों को बता सकता है मेरे सिन्स, तो वो एक तरह से खौफ में आ जाता है, डर में आ जाता है। तो इसी डर को या इसी खौफ को हम रिलेट कर सकते हैं प्रूफ्रॉक के साथ, जबकि वो अपने प्रपोज़ल के लिए सोच रहा है कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको जाके प्रपोज़ करना है, तो वहाँ पे वो भी अजीबो-गरीब फ़ियर्स का शिकार रहेगा थ्रू आउट द टाइम। तो ये चीज़ वहाँ उसके साथ हम थोड़ी बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो आगे जाके हम देखते हैं कि एक्चुअली उसके साथ होता क्या है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज़ स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। अब प्रूफ रॉक यहाँ कह रहा है कि चलो तुम और मैं चलते हैं बाहर कहीं, जबकि शाम जो है वो पूरी फैल चुकी होगी। Like a patient etherized upon a table, let us go through certain half deserted streets. पेशेंट का वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एथरीज्ड अपॉन अ टेबल, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जिसको हम एनेस्थेसिया दे देते हैं ऑपरेशन से पहले, तो इस तरह से जो है वो फैल चुकी होगी शाम। अब ये हम देखते हैं कि ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग मतलब ये जो हम सारी बात कह रहे हैं, ये जो वो कह रहे हैं लेट अस गो, तो ये किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअली ये उसके ज़हन के अंदर ये बात चल रही है। ये अपने ज़हन के अंदर बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं कर रहा। अब साथ के साथ मैं आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस भी बताती जाऊँगी जैसे-जैसे कि आएँगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखी हुई है सिमिली। सिमिली क्या होता है कि जब हम 2 चीज़ों में एक तरह का कंपैरिज़न करें और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम लाइक और एज़ के। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इवनिंग को कंपेयर किया गया है पेशेंट के साथ, लाइक अ पेशेंट।
तो यहाँ पे हमारे पास सिमिली आई है। अब वो कह रहा है कि चलो हम चलते हैं हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, यानी कि वो स्ट्रीट्स जो अब तकरीबन तकरीबन खाली हो चुकी हैं उनमें। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स इन सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। अब यहाँ पे वो उसको लेके जाना चाहता है, मतलब जिससे वो मुखातिब है वो उसको लेके जाना चाहता है कुछ होटल्स में जो कि वन नाइट चीप हो, मतलब वो थोड़े सस्ते होने चाहिए, वहाँ पे वो लोग जाएं, अपनी रात गुजार सकते हैं वो वहाँ। और फिर वो कहता है कि हम रेस्टोरेंट भी जाएंगे। अब रेस्टोरेंट में क्या होगा, अब यहाँ सॉ डस्ट की एक टर्म यूज की गई है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अनटाइडी नेचर, मतलब मॉडर्न एज के अंदर जो डर्टी एक एलिमेंट है, जो अनटाइडीनेस है, वो दिखाई गई है। जैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़मीन पे सॉ डस्ट बिछाई हुई है, यानी कि जब हम सॉ से वुडन काम करते हैं तो कोई ना कोई डस्ट आ जाती है वुड वुड की एक्चुअली। तो उस डस्ट को वो लोग ज़मीन पे फैला देते हैं ताकि जो भी ड्रिंक्स हों वो जब गिरें तो वो उसमें सोक हो जाए। और ऑयस्टर शेल्स भी ज़मीन पे बिखरे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो मतलब एक अनटाइडी लुक आ रही है। और थ्रू आउट हम देखते हैं कि लेट अस गो वाली जो फ्रेज है वो काफ़ी रिपीट किया गया है, तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस आ जाती है रेपिटेशन की। Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. अब यहाँ पे स्ट्रीट्स के बारे में बताया गया, मतलब वो ऐसी स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग है, जैसे कि एक टायरिंग आर्ग्यूमेंट लंबा खींचा चला जाता है, वैसे कोई स्ट्रीट्स हैं ऑफ इंसीडियस इंटेंट, यानी कि वो डेंजरस, उनके इंटेंशन, इंसीडियस मीन्स डेंजरस। और अब यहाँ पे उस स्ट्रीट्स पे जाने का उसका मकसद क्या है कि वो आखिरकार एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन तक पहुंच सके, मतलब जो मेन उसका मकसद है वो एक सवाल पूछना है। ओह डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। अब वो कह रहा है कि भाई मुझसे ना पूछो कि वो क्या सवाल है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। अब वो कह रहा है कि चलो पहले हम जाके अपना विजिट तो कर लें जो जहाँ करना है। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन है, वो एक बहुत ज़्यादा फेमस रेनेसेंस पेंटर है और स्कल्प्टर है इटली का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है एक इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि जब हम किसी की तरफ रेफर करें अपने ही वर्क के अंदर, किसी भी दूसरे वर्क की तरफ, किसी फेमस पर्सनालिटी की तरफ, किसी भी ऐसी फेमस चीज़ की तरफ एक लाइक रेफरेंस दें, तो उस चीज़ को हम इल्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इल्यूजन आ रहा है, काफ़ी और भी आएंगे आगे। वो क्या है, माइकल एंजेलो, जो कि एक फेमस पेंटर या स्कल्प्टर था। तो उसका जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेंटिंग्स बना रहा है, वो स्टैचूज बना रहा है, तो ये चीज़ें जो है एक हाई सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मतलब यहाँ पे जो विमेन की बात उसने की है, इट मीन्स वो सोशल स्टैंडिंग में काफ़ी हाई है इससे, प्रूफ रॉक से या किसी भी और से। तो वो जो औरतें हैं वो बात करती हुई कमरे में जा रही हैं, किसके बारे में बात करी, माइकल एंजेलो के बारे में, मतलब कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विमेन है वो कल्चर दिखाई गई हैं, और इसी चीज़ से प्रूफ रॉक जो है वो डर रहा है। डर क्यों रहा है, क्योंकि उसने इन्हीं में से एक को जाके अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है, तो वो समझ रहा है कि शायद वो उनके इक्वल नहीं आता। और ये जो लास्ट लाइन है, इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ये रीफ्रेन है क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी इस पोएम के अंदर। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, येलो फॉग, मतलब अब शाम को दिखाया गया था ना, तो उसी शाम के अंदर एक फॉग सी छा रही है येलो कलर की, उसकी बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सोनिफिकेशन है। कहाँ कहाँ कि येलो फॉग के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो यूजुअली लिविंग क्रीचर्स के बारे में यूज किए जाते हैं। लिग्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, लिंगर्ड अपॉन द pools that stand in the drains। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे रब्स, लिग्ड, लिंगर्ड, लेट, फॉल, स्लिप्ड, कर्ल्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज किए गए हैं फॉग के लिए। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep। अब हम देखते हैं कि जो सारी बात की गई है ये फॉग के बारे में की गई, लेकिन लग नहीं रही कि किसी फॉग के बारे में। ऑब्वियसली पर्सोनिफिकेशन तो है ही, क्योंकि एक पर्सन की क्वालिटीज उसको दी गई हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली हम देखते हैं कि वो जो बातें कर रहा है वो तकरीबन किसी एनिमल की लग रही हैं। क्या कि वो रब कर रहा है खुद को विंडो पेन्स के साथ, फिर उसके बाद वो विंडो पेन्स के साथ अपने जो स्मोक है वो अपने मसल को वहां रब करिए, फिर वो लिक कर रहा है। अब ये फॉग या स्मोक कैसे लिक कर सकता है कॉर्नर्स को। उसके बाद वो पूल्स के साथ खड़ा है, फिर उसके बाद वो चिमनी की तरफ चला गया, और फिर उसके बाद वो टेरेस पे है, वहाँ पे जंप कर रहा है, सडन जंप, और उसके बाद एंड में वो कर्ल करके हाउस के पास आके सो गया। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली, अगर हम देखें तो ये हमें कोई एनिमल लग रहा है, और ज़्यादातर देखा जाए तो ये कोई कैट लग रही है।
तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है कि एनिमल इमेजरी यहाँ पे हमें नजर आती है। ये पूरी इमेजरी है क्योंकि हमारे जहन में इमेज क्रिएट हो रहा है। और फिलाइन टर्म्स यानी कि फिलाइन कैट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, रेफर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैट का जो है वो चीज़ हमें दिखाई गई है, और ये कैट काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड दिखाई गई है। फ्रेगमेंटेड क्यों? क्योंकि आप देखें उसके डिफरेंट एक्शंस के बारे में बात की गई, और कहीं भी सीधे लफ्ज़ों में ना कैट का ज़िक्र है ना कुछ है, तो ये हमें खुद लग रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे एक थीम जो है वो हमें नज़र आता है, क्योंकि इस पोएम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन दिखाई गई है कि कैसे एक मॉडर्न मैन मेंटली फ्रेगमेंटेड था, उसका कैसे ज़हन जो है वो काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था। और साथ ही साथ जो ये सारा फॉग और स्मोक की बात है, तो ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मॉडर्न सिटीज़ थे उनकी डिस्ट्रक्शन भी दिखाई गई है कि कैसे इंडस्ट्रीज़ ने उनको तबाह करके रख दिया है। तो यहाँ पे बस हमारे पास फिर एक इमेजरी और एक नेचर टाइप सीन उन्होंने दिखाया है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। वो कह रहा है कि अब वक्त होगा इस चीज़ के लिए कि जो येलो स्मोक है वो स्ट्रीट्स में स्लाइड करती हुई चली जाए, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। फिर से यहाँ पे हम वही देखते हैं, वही पर्सोनिफिकेशन आ रही है उसी येलो स्मोक के बारे में। देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। अब वो कह रहा है कि हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम वो चेहरा बना लें कि जिस चेहरे के थ्रू हमने लोगों से जाके मिलना है। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। हमारे पास टाइम होगा कि इवन हम एक मर्डर भी कर सकते हैं और कुछ क्रिएशन भी कर सकते हैं। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। अच्छा, अब यहाँ पे किस चीज़ का ज़िक्र किया गया है? यहाँ पे उसने कहा है कि वक़्त होगा किस चीज़ के लिए? वर्क्स एंड डेज़ ऑफ हैंड्स। तो वर्क्स एंड डेज़ जो है ये एक और इल्यूज़न है हमारे पास, ग्रीक पोएट हेसियोड का एक वर्क्स एंड डेज़ के नाम से, जिसके अंदर वो फार्मर्स और डिफरेंट जो लेबरर्स होते हैं उनके वर्क की और उनके हाथ से किए हुए काम के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इल्यूजन है, तो वो ये कहता है पोएट कि कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सके किस चीज़ से रिलेटेड, कि वो जो काम करते हैं हाथ से, वर्क्स एंड डेज का यहाँ पे उसने हवाला देके बात की है कि जो लोग हाथ से और मेहनत से काम करते हैं, तो वो तो मुझसे बेहतर हाथ है, मतलब वो अपने आप को यहाँ पे डिग्रेड फील करा रहा है। और फिर वो कह रहा है कि मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा हार्डर काम करते हैं। तो यहाँ पे उसके पास टाइम आ जाता है 100 इन डिसीजंस, रिविजन्स एंड विजन्स का। तो ये क्या चीज़ है? ये आगे हमारे पास आ रही है, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी। ठीक है, अब उसके पास टाइम है अपने लिए और किसी के लिए, एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजंस एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स। यानी कि वो कह रहा है कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे अब उसके पास काम क्या है एक्चुअली, उसके पास काम ये है कि उसने अपना प्रपोजल लेके जाना है। तो वो कह रहा है कि कोई भी काम करने से पहले मुझे 100 दफ़ा उसको रिवाइज करना पड़ता है, 100 दफ़ा मुझे उसके डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। इस चीज़ का क्या मकसद है कि यानी वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव नेचर का मालिक है और वो खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और अपने डिसीजंस को बहुत दफ़ा चेंज करना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मुझसे बेहतर तो वो मेहनत करने वाले हाथ हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, सिर्फ़ सोच रहा हूँ और बार-बार अपनी सोचें भी चेंज किए जा रहा हूँ। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। अब यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा डिसीजंस चेंज कर सकता हूँ। किस काम के लिए? बिफोर द टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, यानी कि एक ब्रेड लेने से पहले या चाय लेने से पहले भी वो इतना सोचता है। अब इससे हमें ये ज़ाहिर कराई गई ये चीज़ इस बात से कि वो कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। और यहाँ पे बेसिकली एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के बजाय हम मॉडर्न मैन भी देख सकते हैं कि उसके मेंटल कन्फ्यूजन भी किस तरह की होगी। फिर से वही बात है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वो कह रहा है कि बेशक टाइम हमारे पास होगा, टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। अब वो कह रहा है ये सोचने के लिए भी कि मैं क्या कोशिश करूं, यानी कि मैं इतनी जुर्रत करूं, इतनी हिम्मत करूं, और क्या मैं इतनी हिम्मत करूं। फिर से वही बात, अब हिम्मत क्या चीज़ की करनी है, फिर वही बात दोबारा रिपीट होगी कि उसने जाके अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, मतलब अब वो ये समझ रहा है कि शायद वो नहीं कर सकता, तो वो कह रहा है अब इस चीज़ का वक्त आ गया कि मैं पीछे मुड़ूं और बस सीढ़ियाँ उतर के चला जाऊं, विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर। लेकिन अब उसको ये डर लग रहा है कि मेरे सर की बैक पे, तो मेरे सर के मिडल में तो एक बाल वहां से खत्म हो रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल ही, क्या हम कह सकते हैं कि बॉल्ड स्पॉट बन गया। दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन,
और वो कह रहा है कि फिर लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसके तो बाल यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट एजर्टेड बाय अ सिंपल पिन। अब वो अपने बारे में पूरा बता रहा है कि मेरी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, मेरा मॉर्निंग कोट है, मेरा कॉलर बहुत अच्छे से मैंने बंद किया हुआ है अपनी चिन के साथ, मेरी नेक टाई बहुत ही अच्छे तरीके से बंधी हुई है, पिन अच्छी सी लगी हुई है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि उसके बालों में, लोग उसके बालों को पॉइंट करेंगे। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन। अब वो कह रहा है कि बाकी सब तो मेरा ठीक है, एक मसला तो बालों में, अब दूसरा मसला ये है कि मेरी टांगे और बाजू बहुत पतली हैं, तो लोग अब इस पे क्या कहेंगे। मतलब आजकल के मॉडर्न जो लोग हैं वो अपनी लाइफ नहीं जीते, अपने अपने आप को नहीं देखते कि हमने किस तरह से चलना है, बल्कि वो थ्रू आउट ये देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। मतलब वो अपनी लाइफ अपने बजाय लोगों के हिसाब से गुजार रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी भी उसने टाइम के बारे में बात की, तो यहाँ पे एक आयरॉनिक एलिमेंट है, एक आयरनी है। आयरनी क्या है? ही डज नॉट हैव मच टाइम। कि वो बार बार कह रहा है कि देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, बट एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं है। हम लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ कब एंड होनी है, तो हमें जो करना है वो आज ही करना है, क्योंकि हमारे पास, हमें नहीं पता कि कल है कि नहीं, तो उसके पास टाइम नहीं है, बट स्टिल ही इज सेइंग दैट ही हैज टाइम। अल्यूशन यहाँ पे एक और हमारे पास आ रहा है, एंड्रयू मार्वल की पोइम है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, जहाँ पे वो ये लाइन बोलता है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। तो मतलब ये जो बात है कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो ये उसने कहीं ना कहीं उस पोइम से मिली है। और दूसरा अल्यूजन ये भी कहा जा सकता है कि एक्लीसियास्ट की जो एक पोइम है, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग, जिसमें वो बार बार कहता है कि ए सर्टेन टाइम हर चीज़ के लिए डिसाइडेड है। तो हो सकता है कि ये चीज़ वहां से भी ली गई हो। तो ये हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि इन दोनों से इसका अल्यूजन हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर से प्रूफ रॉक की जो पर्सनैलिटी है या जो साइकी है, एक्चुअली उसकी फ्रेगमेंटेशन हमें नज़र आती है। क्या फ्रेगमेंटेशन? जैसे पीछे जहाँ हमने कैट की फ्रेगमेंटेशन की बात की थी, तो वहाँ हमने देखा था कि उन्होंने जो पोएट है उसने पोएम के अंदर पूरी कैट की डिस्क्रिप्शन दी थी विदाउट यूजिंग द टर्म कैट, और उसके फ्रेगमेंट्स बयान किए थे, यानी उसके पार्ट्स। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रूफ रॉक की जो पर्सनालिटी है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके पार्ट्स बयान किए गए हैं। कहीं उसके हेयर की बात की गई है, कहीं चिन की, कहीं कोट की, कहीं नेक टाई की, कहीं लेग्स की, आर्म्स की। तो ये एक तरह की फ्रेगमेंटेशन है, और ये फ्रेगमेंटेशन हमें पोएम में तो उसकी पर्सनालिटी की दिखाई गई है, बट एक्चुअली ये उसकी साइकी की फ्रेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी साइकी भी इसी तरह से टूटी हुई थी और फ्रेगमेंटेड थी। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स? अब वो इतनी सी बात है कि उसने जाके सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है, प्रपोज करना है, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, यानी कि ये बात करने से मेरी कहीं मुझसे पूरी यूनिवर्स ना डिस्टर्ब हो जाए। In a minute, there is time for decisions and revisions which a minute will reverse. अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक मिनट में भी टाइम होता है कि हम एक चीज़ को डिसाइड कर सकें या रिवाइज कर सकें, और एक मिनट ही काफ़ी होता है किसी भी चीज़ को रिवर्स करने के लिए। ये बात तो उसकी खैर बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे वो हम देखते हैं उसकी ओवर थिंकिंग और उसकी इनएक्टिविटी। यानी कि अब ये सारी बातें करके, ये जो स्नैन में बोला डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये साफ दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो ओवर थिंकर है, कि वो ये सोच रहा है कि मेरी ये बात करने से कहीं पूरी यूनिवर्स ही ना डिस्टर्ब हो जाए। तो आगे चलते हैं। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल। अब वो कह रहा है कि मैं उन सबको जानता हूँ। तो यहाँ पे देम का वर्ड यूज हुआ है, वो हम देखते हैं कि पीपल के लिए, जो जनरल पीपल है, जैसे वो बार बार लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो ये वही लोग हैं। और साथ ही साथ हम विमेन भी कह सकते हैं कि जो बार बार जिक्र आ रहा है कि विमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, तो वही वाली विमेन जो एक हाई सोशल स्टैंडिंग की दिखाई गई हैं, वो विमेन यहाँ पे देम हो सकती हैं, और लोग भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं। नोन देम ऑल, मैं इन सबको अच्छे से जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स, मतलब मैं इन मॉर्निंग्स, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जो इनके सारे रूटीन है, इन सब के अंदर मैं वो भी जानता हूँ। मतलब किसकी? ये जो हाई सोशल स्टैंडिंग के लोग हैं। प्रूफ रॉक एक्चुअली एक है ऑर्डिनरी बंदा, लेकिन उसका जो उठना बैठना है वो हाई सोशल स्टैंडिंग के लोगों के अंदर है। तो वो कह रहा है कि मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि वो अपने शाम, दिन, दोपहर वो किस तरह से गुजारते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अब जो उसने बात की है ना कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक तरह की इनसिक्योरिटी या उसका डिसट्रस्ट है, कि वो लोगों को सही से ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि ये बात सही से शो कराती है कि वो लोगों को किस किस वो टोन में ये बात कह रहा है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, आई नो द वॉइस इज डाइंग विद द डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम।
अब वो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को मेजर किया है कॉफ़ी स्पून्स के साथ। तो यूजुअली जो किसी की भी लाइफ मेजर की जाती है, जैसे हम किसी की भी बंदे के लाइफ के बारे में बात करें, तो उसकी अचीवमेंट से की जाती है कि ये बंदा जो है वो ये है। मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक डॉक्टर है, तो हम उसको किस तरह से उसकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि भई उसने इतने लोगों को जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है, इतने लोगों के साथ ये किया है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका कहाँ पे उसकी अचीवमेंट क्या देखी जा रही है। यहाँ पे क्या बात की गई है, सिर्फ़ कॉफ़ी स्पून्स की, यानी कि वो खुद कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ़ को कॉफ़ी स्पून्स के साथ मेज़र किया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बातें ये चीज़ रिप्रेज़ेंट कर सकती है। एक ये कि उसने अपनी लाइफ़ को वेस्ट किया, मतलब उसकी लाइफ़ में ऐसी कोई कंसिडरेबल चीज़ ही नहीं है कि जिसके थ्रू हम उसकी लाइफ़ या उसकी अचीवमेंट्स बता सकें। मतलब उसकी लाइफ़ में ऐसी कोई अचीवमेंट है ही नहीं एक्चुअली। और दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉफ़ी है, वो रिप्रेज़ेंट करती है अपर क्लास को। हम देखते हैं कि मतलब जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो शायद बहुत अपर क्लास का समझते हैं खुद को। तो ये जो चीज़ है कॉफ़ी, क्योंकि वो रिप्रेज़ेंट करती है अपर क्लास को, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी है। मतलब वो कोशिश करता रहा है कि वो अपर क्लास के साथ सही से चल सके, तो इसीलिए उसने अपनी लाइफ़ में कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल, वो कह रहा है मैं उन आवाज़ों को जानता हूँ जो कि दूसरी आवाज़ की वज़ह से दब रही हैं या डाई क हो रही हैं, ऑब्वियसली दब रही हैं। बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फारदर रूम, मतलब एक दूर से कमरे से भी म्यूज़िक की ऐसी आवाज़ आ रही है कि जिससे लोगों की वॉइसेस दब रही हैं। सो हाउ शुड आई प्रिज़्यूम? अब वो एंड में यही सवाल पूछ रहा है कि भई मैंने शुरू कैसे करना है? मैंने हिम्मत कैसे करनी है अपनी बात कहने की? एंड आई हैव नोन द आइज़ ऑलरेडी, नोन देम ऑल। फिर से वो बात कर रहा है कि मैं उन लोगों की आँखों को भी अच्छे से जानता हूँ। अब ये किनकी आँखें हैं? उन्हीं वुमेन की आँखें हैं या उन्हीं क्रिटिक्स? क्रिटिक्स कौन है? वही लोग जो उसके बारे में क्रिटिकल व्यूज़ रखते हैं और उसके ऊपर तनकीद करते हैं। द आइज़ दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज़, वो कह रहा है कि ऐसी आँखें जो कि आपको एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज़ में डाल देती हैं। फॉर्मुलेटेड फ्रेज़ क्या है? फिक्स्ड व्यूज़ या नोशंस। मतलब लोग आपके बारे में फिक्स्ड व्यूज़ रखें और फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, वो वही सोचें जो उन्होंने आपके बारे में सोचना है। मतलब उनकी सोच किसी भी सूरत में तब्दील नहीं होनी है आपके बारे में। तो इस चीज़ को हम फॉर्मुलेटेड फ्रेज़ कहेंगे। तो वो कह रहा है कि मैं उनकी आँखों को अच्छे से जानता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में एक फिक्स्ड नोशन बना के रख लिया, एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मेरे बारे में वो नोशन बन चुका है, स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, व्हेन आई एम पिन्ड, wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the buttons of my days and ways? अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जब मेरे बारे में एक फिक्स नोशन बन गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पिन लगा दी हो। मुझे ऐसी पिन लगा दी है कि मैं अब दीवार के साथ रेंग रहा हूँ। रिगलिंग जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, वो है टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि कोई वार्म के चलने का मोशन होता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक इमेजरी आ रही है हमारे दिमाग में, जब वो कह रहा है कि मुझे पिन लगा दी गई दीवार के साथ, तो ये एक इमेजेस दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, और वो इमेजेस किस टाइप के हैं? इंसेक्ट इमेजेस हम कह सकते हैं, इंसेक्ट इमेजरी। तो यहाँ वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वो जो व्यूज़ लोगों के बारे में लोगों के जो व्यूज़ हैं मेरे बारे में, उनकी वज़ह से मुझे दीवार पे किसी ने पिन लगा दी और मैं आगे या पीछे मूव करने से कासिर हूँ और वहीं पे हिली जा रहा हूँ। और ये जो है, ये एक तरह का इल्यूज़न भी हम देख सकते हैं किससे? क्राइस्ट की क्रूसिफिक्सेशन से, कि जब क्राइस्ट को सलीब पे चढ़ा दिया गया था और यूं ही उनको भी पिन्स लगा दी गई थी पूरे हाथों में और इस तरह। तो ये चीज़ वही हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, मतलब ये चीज़ उसको रिलेट करती है। अब वो कह रहे देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। अब वो कह रहे मैं किस तरह से शुरू करूं कि मैं उन तमाम बट एंड से छुटकारा हासिल कर लूं, उनको स्पिट आउट कर दूं ऑफ माई डेज एंड वेज, यानी कि मेरी जो लाइफ है वो एक तरह से बट एंड्स बेसिकली क्या है? रिमेन्स ऑफ स्मोक्ड सिगरेट्स। तो यानी उसको अपनी लाइफ ये लग रही है कि एक सिगरेट जिसको स्मोक किया जा चुका है, अब उसके पीछे कुछ ऐश और इस तरह के छोटे से एंड्स बच गए हैं, तो अब वो उनसे भी कैसे छुटकारा हासिल करे? एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, फिर वही सवाल कि मैं बात करना स्टार्ट कैसे करूं? उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने अपनी बात स्टार्ट कैसे करनी है। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल। अच्छा, पहले उसने अभी आंखों की बात की थी, उसने लोगों की बात की थी, अब वो आर्म्स की बात करे कि मैं जानता हूँ ये आर्म्स, ये बाजू कैसे हैं, और मैं इन सबको अच्छे से जानता हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। वो कह रहा है कि ऐसे आर्म्स जो अनकवर्ड हैं, और ऑब्वियसली विमेन या लेडीज के आर्म्स की ही बात हो रही है,
और ब्रेसलेटेड हैं, बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर। बट वो कह रहा है कि जब उन पे लैम्प की लाइट पड़ती है क्लियर, तो हम देखते हैं कि वैसे वो बहुत ही वाइट और बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बट उनके ऊपर लाइट ब्राउन हेयर है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आर्म्स की बात की गई, कहीं पे भी विमेन या लेडी वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन हमें खुद ही पता लग गया कि आर्म से मुराद क्या थी। हम खुद ही से पहुंच गए वहां पे। तो ये भी एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम कहते हैं सिनेक्डकी। और ये होता है कि पार्ट बयान किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है होल को, और हम खुद ही उस पार्ट के थ्रू उस होल तक पहुंच जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे आर्म्स का जिक्र हुआ, तो हम खुद ही पहुंच गए कि विमेन के बारे में बात हो रही है। आगे वो कह रहा है बल्कि यहाँ पे ये जो आर्म्स की बात बेसिकली करना है और उससे विमेन को रिप्रेजेंट करना है, ये दिखाता है कि प्रूफ रॉक काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है अपनी सोसाइटी की विमेन के साथ। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये एक तुम्हारी ड्रेस का परफ्यूम है, वो खुशबू है जो मुझे डाइग्रेस होने पर मजबूर करिए। डाइग्रेस क्या है कि अपने मेन सब्जेक्ट को टेम्परेली छोड़ के कहीं और निकल जाना। आर्म्स दैट लाई along a table or wrap about a shawl। वो कह रहे हैं कि ऐसे बाजू जो कि या तो टेबल के ऊपर पड़े होते हैं या वो किसी शॉल के गिर्द लिपटे होते हैं। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन। अब वो कह रहे हैं कि क्या मैं शुरू करूं, और अगर शुरू करूं तो कैसे करूं। अब वो इधर भी आके फंस गया कि अगर मैंने शुरू करना भी है तो कैसे करना है। तो यहाँ से हमें दिखती है उसकी शाइनेस और उसकी कंफ्यूजन। अच्छा, अब यहाँ से पहले वो थ्रू आउट कहते रहे कि मैं कैसे शुरू करूँ। अब यहाँ से वो कुछ ना कुछ सजेशंस देगा, सजेशंस कि चले मैं ऐसे शुरू कर लेता हूँ, कि नहीं मैं ऐसे शुरू कर लेता हूँ अपनी बात। तो अब वो कह रहा है, शेल आई से आई हैव गॉन एट डस्क through the narrow streets and watch the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of the windows। तो यहाँ पे उसने जो पहला सजेशन दिया है वो ये है कि क्या मैं शाम के टाइम नैरो स्ट्रीट्स पे निकलूं और मैं इस तरह से अपनी बात को स्टार्ट करूं कि क्या तुमने कभी देखा है। तो ये है उसका फर्स्ट तरीका कि जिस तरह से वो अपनी बात को स्टार्ट कर सकता है, कि वो जाके कहेगा कि भाई शाम के टाइम मैंने देखा कि लोग जो हैं, जो सिंगल मैन हैं, यहाँ पे हम सिंगल मैन को फोकस कर सकते हैं, जो उसने लोनली मैन की बात की है कि मतलब वो जो सिंगल मैन है वो अपने नाइट सूट्स में विंडो से बाहर झाँक रहे हैं और उनकी जो स्मोक है, वो उनके पाइप्स में से निकल रही है। मतलब वो उनकी लोनलीनेस दिखाएगी कि वो सिर्फ़ स्मोकिंग की तरफ चले गए हैं क्योंकि उनके पास और कोई कंपनी नहीं है, तो वो बहुत शाम के टाइम लाइक वो बोर हो रहे हैं या वो अकेला फ़ील कर रहे हैं। तो कहता है मैं इस तरह की बात करूँगा, अगर मैं अकेले लोगों की, लोनली पीपल की मिसाल दूँगा तो शायद उसको समझ में आ जाए मेरी बात करने का मकसद। तो यहाँ पे वो आगे और क्या कहता है, आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। तो वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, एक पेयर हूँ रैग्ड क्लॉज का। अब ये रैग्ड क्लॉज क्या है, ये सिनेक्ड की है फिर से, जो कि क्रैब को बताते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रैब के पास क्लॉज होते हैं ऑब्वियसली, तो वो भी क्या करते हैं, वो जमीन के जो फ्लोर का सॉरी जो सी का फ्लोर होता है, जो सी की जमीन है, वो वहां पे घूम रहा होता है। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है, स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ द साइलेंट सीज। स्कटलिंग क्या है, रन हरीडली विद शॉर्ट स्टेप्स। तो ये क्रैब का ही एक तरह का मोशन बता दिया गया। तो वो कह रहा है कि मैं ये भी कह सकता हूँ, या मैं अपनी मिसाल उस क्रैब की तरह से दे सकता हूँ जो कि जमीन पे घूम रहा है अकेला, और वो घूम ही जा रहा है तेज तेज, या शायद वो कंफ्यूज है या वो किसी का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रैब है वो एक तरह का मेटाफर है फॉर प्रूफ रॉक्स लोनलीनेस, कि क्रैब जो है वो उसकी लोनलीनेस को बता रहा है। आगे क्या है, एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स asleep tired or it melingers stretched on the floor here beside you and me। अब यहाँ पे क्या बात है, इवनिंग और आफ्टरनून की बात कर रहे हैं कि जो इवनिंग है, जो आफ्टरनून है, वो बहुत पीसफुली सोएगी। जैसे कि अगर उसके, जैसे हम किसी के सर में उँगलियाँ फेर के उसको सुलाएँ और फिर वो बहुत थका हुआ और वो फिर वो सो जाए। मेलिंगर जो वर्ड है उसका मतलब है टू प्रिटेंड टू बी इल। तो जैसे वो प्रिटेंड करे और मतलब वो ज़मीन पे इस तरह लेटा हो जैसे कि वो इल है। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये एक तरह की पर्सोनिफिकेशन है, और ये किसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इवनिंग और आफ्टरनून को। यानी वो कहना चाह रहा है कि इवनिंग और आफ्टरनून इस तरह से पीसफुल होंगे अगर तुम और मैं साथ हों। ठीक है, अगर हम दोनों साथ में होंगे, स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी, तो अगर हम लोग साथ में होंगे तो ये जो इवनिंग है, ये आफ्टरनून है, ये बहुत पीसफुल होंगे हमारे इर्द गिर्द। आगे वो कह रहे हैं शुड आई। अब ये दूसरी पहला उसने बताया था एक
सीन कि मैं इस तरह से बात स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी उसका दूसरा सजेशन आ गया हमारे पास आ रहा है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। वो कह रहा है कि हम जब चाय केक वगैरह सब खा चुके होंगे तो क्या उसके बाद मेरे अंदर वो हिम्मत होगी कि मैं अपनी सारे इस जो मोमेंट है उसको क्राइसिस की तरफ धकेल दूं। मतलब यहाँ पे वो खुद अपनी बात करने को एक क्राइसिस कह रहे हैं। यहाँ पे उसको जो है वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या होगा मेरी बात करने के बाद। बट दो आई हैव वेब्ड एंड फास्टेड वेब्ड एंड प्रेड। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई मैंने इस बात के लिए मतलब ये बात करने से पहले बहुत रोया हूँ, बहुत मैंने रोजे रखे हैं, बहुत मैं रोया हूँ, बहुत मैंने दुआएं मांगी हैं। मतलब ये काम करना उसके लिए इतना मुश्किल है कि उसने इतनी मेहनत इतनी जद्दोजहद पहले कर ली हुई है। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर। अब ये क्या चीज है, उसने अपना सर देखा है कि वो एक प्लेटर में लाया जा रहा है। अब सर की उसकी निशानी भी उसने बताई है कि मुझे यकीन था कि वो प्लेटर में मेरा ही सर था। उसकी निशानी क्या है कि वो पीछे से थोड़ा सा बॉल्ड था, जैसे कि उसने बताया कि मेरे पीछे से बाल खत्म हो रहे हैं। तो ये उसने बता दिया कि वो मेरा ही सर था उस प्लेटर के अंदर। उसने अपना प्लेटर में सर आते देखा है। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि शायद वो इस चीज से खौफजदा है कि भाई अगर मैंने उससे बात कर ली तो वो मेरा ये हाल ना कर दे कि मेरा जो सर है वो प्लेटर में ही पेश कर दिया जाए। तो ये जो है ये बेसिकली एक अल्यूजन है। अल्यूजन क्या है, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, जो कि एक बिब्लिकल पर्सनालिटी हैं और चेस्टिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। और उनको, ये जो जॉन द बैप्टिस्ट है, उनको बी हेड कर दिया गया था किंग हेरोड की वाइफ की रिक्वेस्ट पे। मतलब किंग हेरोड की वाइफ ने कहा था कि मुझे इस बंदे का सर प्लेटर में अपने पास चाहिए, तो वो ले आया गया था। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जैसे उसकी रिक्वेस्ट पे जॉन द बैप्टिस्ट इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की सर कलम किया जा सकता है, तो मैं तो फिर भी बहुत ही कोई छोटा आदमी हूँ, मेरा तो ऐसा हाल हो ही जाएगा यकीनन। वो यही आगे कह रहा है, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर। वो कह रहा है कि वो तो भी प्रॉफिट था बंदा, मैं तो प्रॉफिट भी नहीं हूँ। और ना तो मेरा कोई इतना बड़ा मकसद है जैसे कि उस बंदे का इतना बड़ा मकसद था। द प्रॉफिट है तो वही जॉन द बैप्टिस्ट की बात ही हो रही है। और जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो हर एक को लोगों में क्राइस्ट और क्राइस्ट के मैसेज को की अवेयरनेस देते थे। तो वो कह रहा है कि उनका तो इतना बड़ा मकसद था, मेरा तो मकसद ही इतना ट्रिवियल, इतना छोटा है। तो मेरा तो ये हाल ऐसा पक्का ही होने वाला है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर and I have seen the eternal footman hold my coat and snicker, and in short I was afraid। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा मोमेंट देखा है जहाँ पे मेरी ग्रेटनेस भी मुझे कोई फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मैंने इटर्नल फुटमैन को भी देखा। इटर्नल फुटमैन कौन है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ के, जैसे कोई फुटमैन होता है जो हर वक्त हमारे पास खड़ा रहता है। फुटमैन कौन है? जो किसी भी जैसे कोई लाइक एक फेमस कोई नोबल पर्सनालिटीज है तो उनके पीछे एक बंदा हर वक्त चल रहा है जो कि उनका चीज़ों का कुछ ध्यान रख रहा है, कुछ चीज़ें दे रहा है, कुछ इस तरह काम कर रहा है उनके पर्सनल। तो इटर्नल फुटमैन के एक ऐसा बंदा जो हमेशा ही हमारे पीछे है, वो हमारी डेथ है कि हमें नहीं पता कि उसने हमारे पास कब आ जाना है। वो कह रहा है कि ऐसे वो मेरे पीछे चलता है जिसमें उसने कोट पकड़ा हुआ है और वो स्निकर यानी कि मेरे ऊपर एक तंजिया हंसी वो हंस रहा है। और इन शॉर्ट ये बात है कि इन सब चीज़ों से मैं डर गया हूँ, मतलब वो अफ्रेड, इसीलिए ही वो शायद बात नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इन चीज़ों से भी डरा हुआ है। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल। वो कह रहा है कि क्या ये इतना वैल्यूएबल भी है, इतना वर्थ इट है कि अगर मैं बात कर भी लूँ तो मतलब ये कोई वैल्यूएबल चीज़ है। आफ्टर द कब्स द मामलेट द टी अमंग अमंग द पोर्सलिन अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी। वो कह रहा है कि इन सब चीज़ों के दरमियान मैं ये बात करूं, मतलब क्या ये इतना वैल्यूएबल है कि अगर मैं इन सब चीज़ों के दरमियान बात करूं। मतलब अब ये तीसरी सिचुएशन में किधर बात करने आ रहा है? ये इधर बात करने आ रहा है कि जब ये लोग डिनर टेबल पे हैं या लंच पे हैं, मतलब किसी खाने के टाइम पे जब वो ये सारा कुछ खा चुके हैं, तो क्या इनके दरमियान या इनके बाद बात करना मुनासिब होगा? वुड इट हैव बीन वर्थ वाइट टू हैव bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball to roll it towards some overwhelming question। वो कह रहे हैं कि क्या ये इतना वैल्यूएबल होगा कि अगर मैं ये सब कुछ एक चुटकी में एक स्माइल के साथ ही खत्म कर दूं। अब यहाँ बिटन ऑफ द मैटर जो है वो हमारे पास एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक्सेप्टिंग अ चैलेंजिंग टास्क। वो कह रहा है कि क्या मैं इस चैलेंजिंग टास्क को एक स्माइल के साथ ही एक्सेप्ट करके खत्म ही ना कर दूं। लेकिन क्या ये इतना वैल्यूएबल होगा तब भी? या टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल। अब वो यूनिवर्स आप देखें, पूरी यूनिवर्स को एक बॉल में कोई स्क्वीज नहीं कर सकता। मतलब ये कोई हमें सुनने में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात लग रही है। तो वो ये उसको भी ये काम उस लड़की को जाके प्रपोज करना ऐसा ही इम्पॉसिबल लग रहा है कि उसको पूरी यूनिवर्स को एक बॉल में स्क्वीज करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट इतना इम्पॉसिबल काम। वो कह रहा है कि और फिर ये काम करना भी क्या कि एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ धकेलना, मतलब एक ऐसा सवाल इतना मुश्किल मुझे पूछना होगा।
टू से वो अब कह रहा है कि मुझे ये कहना पड़ेगा, आई एम Lazarus, कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शेल टेल यू ऑल। अब वो कह रहा है यहाँ पे, बल्कि एक इल्यूजन है, पहले हम इल्यूजन देख लेते हैं। लेज़रस क्या है? एक फिगर है बाइबल के अंदर, जो कि डेड में से जिसको कि जीसस ने उठा दिया था, और इस मकसद के लिए कि जब वो उठ जाए उसके बाद वो लोगों को बताए, लोगों को डेथ के बारे में, उन डेथ से खबरदार करे और लोगों को बताए कि उन्होंने नेक काम करने, क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, मतलब डेथ के बाद उनके साथ क्या सीन होने वाला है, ये सारी बात जो है लेज़रस उनको इस बात से आगाह करे, खबरदार करे। तो वो ये कह रहे हैं जैसे लेज़रस उठ के आया है डेड लोगों में से लोगों को खबरदार करने के लिए, तो कहीं लाइक मेरा भी कुछ ऐसा हाल ना हो जाए कि मैं भी इसी तरह लोगों को बाद में खबरदार करूं कि ये सारा कुछ, अगर हम इतना मुश्किल काम करेंगे, इतना मुश्किल, इतना सवाल पूछेंगे, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। मतलब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा डर चुका है, इतना अफ्रेड है इस पूरी सिचुएशन से, कि उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है आगे। अब आगे वो इसी खौफ का इजहार कर रहा है। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड शुड से, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल। अब वो कह रहा है कि फिर कहीं ये ना हो कि मेरी ये सारी बात करने के बाद वो अपने सर के पीछे सराहना सही करे, और वो मतलब जैसे टेक लगा लिया, कुछ इस तरह कहना उसकी मुराद है। उसके बाद वो कहे कि भई ये सब कुछ नहीं था कि जो मैं कहना चाह रही थी। यानी कि तुमने मेरी एक फ्रैंकनेस का गलत मतलब निकाली और मिसअंडरस्टैंड किया उसको। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल? वुड इट हैव बीन वर्थव्हाइल? अब फिर वो ये कह रहा है कि क्या ये सब कुछ इतना वैल्यूएबल होगा? आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोरयार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, आफ्टर द नॉवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर, एंड दिस एंड सो मच मोर। अब वो ये सारी बात करके यही कहना चाह रहे हैं कि क्या इन सब के बाद भी ये बात मैं कर सकता हूँ? मतलब सनसेट के बाद, चाय के बाद, या नॉवेल्स के बाद, मतलब किसी भी चीज़ के बाद। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, बट एज़ इफ अ मैजिक lantern थ्रू द नर्व्स इन अ पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन, वुड इट हैव बीन वर्थव्हाइल? अब वो फिर दोबारा यही बात कह रहा है कि ये सब क्या इतना वैल्यूएबल होगा? वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कहना काफ़ी नहीं है। इवन अगर उसको कोई मैजिकल चीज़ भी मिल जाए, जैसे कि मैजिकल लेंटर्न, जो कि उसके जो ख़यालात हैं, जो उसके नर्व्स के अंदर जो चीज़ आ गई है, वो कोई सामने स्क्रीन पे पेश कर दे, तब भी वो कह रहे हैं कि क्या ये भी वैल्यूएबल होगा? मतलब ये काम, एक मैजिकल थिंग भी अगर मुझे मिल जाए, वो भी नहीं कर सकती। अब वो कह रहा है कि फिर कहीं वही ना हो जाए, इफ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो शुड से, दैट इज नॉट इट, दैट इज नॉट इट एट ऑल, दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल। वो कह रहा है कि अगर मुझे ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा? मतलब अगर उसने अपना पिलो ठीक किया, या उसने अपनी शॉल उठा के फेंक दी इस बात को सुनने के बाद, तो फिर मतलब मेरा क्या होगा? मतलब वो इस चीज़ के डर से कि कहीं उसको एक कोल्ड रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ जाए, वो अपना प्रपोज़ल ही नहीं पेश कर रहा, वो बात ही नहीं कर रहा। नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज़ मेंट टू बी। वो कह रहे हैं मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, और ना ही मैं सपोज़्ड था प्रिंस हैमलेट बनने के लिए। एम an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two, advise the prince, no doubt an easy tool। वो कह रहा है कि मैं प्रिंस नहीं हूँ, ना ही मैं इस काबिल हूँ कि मैं प्रिंस होता, बल्कि मैं उसका अटेंडेंट हूँ। अब यहाँ अगर आप लोगों ने प्ले हैमलेट पढ़ा हो या सुना हो, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रिंस हैमलेट होता है और उसके साथ एक छोटा कैरेक्टर है पोलोनियस का। तो यहाँ पे अटेंडेंट लॉर्ड से मुराद पोलोनियस ही है। तो ये एक अल्यूजन है प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर जो है उसकी तरफ। तो हैमलेट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसी प्रूफ रॉक की तरह की कंडीशन से गुजर रहा होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव होता है, एक्टिव नहीं होता, और इसी तरह बहुत सारी ख़यालात और सोचों में बटा होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं हैमलेट नहीं हूँ, और ना ही मैं इस काबिल हूँ कि मैं हैमलेट होता, बल्कि मैं तो पोलोनियस हूँ। पोलोनियस कौन था? एक छोटा-सा फिगर, एक ऐसा फिगर जो कि कोई भी चीज़ को, सीन को स्टार्टअप करेगा, जो कि ईज़ी काम करेगा, जो उसे कहना है ईज़ी टूल। वो प्रिंस को गाइडलाइन दे सकता है, वो इस टाइप के काम करता है और ईज़ी काम उसके ज़िम्मे होते हैं। बल्कि जो हीरोइक फिगर्स होते हैं लाइक प्रिंस, वो नहीं होता वो, और ना ही वो प्रूफ ऑफ डिज़र्व करता है कि वो कोई इस तरह का रॉयल फिगर हो। डिफरेंशियल, glad to be of use, politic, cautious and meticulous, full of high sentence but a bit obtuse, at times indeed almost ridiculous, almost at times the fool। अब यहाँ पे सारी जो ये खसूसियात हैं, ये पोलोनियस की या फिर जो अटेंडेंट लॉर्ड है उसकी बयान की गई हैं। तो मैंने सबकी मीनिंग साइड पे लिख दी हैं, आप वो देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो वो उसको फजूल या स्टूपिड इस टाइप का एक आ गया, लेकिन कुछ कुछ खसूसियात भी हैं, बट ज़्यादातर उसको
रिडिकुलस, फूल, स्टूपिड, इसी तरह ही कहा गया। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड। ये आगे जो 3 डॉट्स हैं, हम इनको एलिप्सिस कहते हैं और ये जो है ये कन्फ्यूजन को शो करते हैं। मतलब बात करने के बाद बंदा रुक जाए और फिर कन्फ्यूज़ हो जाए या सोच में पड़ जाए, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो वो कह रहा है मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ। आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउज़र्स रोल्ड। वो कह रहा है जैसे यंग लोग जो होते हैं वो अपने नीचे से ट्राउज़र को रोल करके घूमते हैं, तो मुझे लगता है वो करना पड़ेगा। मतलब अब वो कुछ टैक्टिक्स सोच रहा है कि मैं अगर बूढ़ा हो रहा हूँ तो खुद को यंग कैसे दिखाना है। Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? वो कह रहे हैं कि क्या मैं पीछे से अपने बालों को इस तरह रख लूँ, मतलब थोड़ा-सा खुला करके, क्योंकि उसके पीछे एक बाल्ड स्पॉट भी है ताकि वो ज़्यादा विज़िबल ना हो। वो कह रहे हैं कि क्या मैं ये हिम्मत कर लूँ कि मैं एक पीच खाऊँ? अब ये पीच जो है ये कोई यंग लोगों की, ये जो सारे आगे बातें आ रही है, यंग लोगों के डिज़ायर्स हैं, ये यंग लोगों के करने के काम है, तो वो कह रहा है कि क्या मैं ये वही काम कर लूँ? और वो कह रहा है कि पीच, अब मतलब पीच खाने के लिए कोई सोचने की बात है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या मैं हिम्मत कर लूँ पीच खाने की? अब वो इतना उसकी कन्फ्यूज़न का लेवल है कि वो पीच खाने के लिए भी उसको हिम्मत चाहिए। आई शैल वियर व्हाइट फ्लैनेल ट्राउज़र्स एंड वॉक अपॉन द बीच। अब ये भी यंग लोगों का वो चाह रहा है कि यंग लोगों की तरह मैं भी ये सब करूँ। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच। वो कह रहा है कि मैंने सुना है कि मरमेड्स भी गाती हैं एक दूसरे से। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। वो कह रहा है लेकिन वो मेरे से नहीं गाने वाली, मुझे लगता है मुझसे तो कभी नहीं गाएंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सी वर्ड ऑन द वेव्स कंबाइनिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक when the wind blows back when the wind blows the water white and black। वो कह रहा है कि मैंने उनको देखा है सी की तरफ जाते हुए वेव्स के ऊपर, मतलब किनको, मर्मेड्स को। वो कह रहे हैं मैंने उनको देखा है जाते हुए। वो कॉम हमें ऐसा लगता है जैसे वो कंघी कर रही हैं व्हाइट हेयर को, जो कि वेव्स की वजह से पीछे की तरफ को जा रही है। तो यहाँ जो व्हाइट हेयर की बात है वो एक्चुअली व्हाइट फोम है जो कि सी पे आ जाता है। जब मुसलसल वेव्स आती हैं और बनती हैं तो एक व्हाइट कलर का फोम आ जाता है, तो उसको व्हाइट हेयर यहाँ पे उसने कहा है कि जैसे मर्मेड्स उसके ऊपर से जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसको कॉम करती हुई जा रही हैं। When the wind blows the water white and black। तो वो कह रहा है कि जब हवा चलती है तो पानी व्हाइट भी हो जाता है और ब्लैक भी हो जाता है। अब ये व्हाइट एंड ब्लैक का क्या सीन है, वो है कि व्हाइट वो वेव्स जो कि ऊपर की तरफ को उठती हैं, मतलब जब वेव्स पूरी चल रही हैं एक सी के अंदर, तो जो ऊपर की तरफ वेव्स हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर लाइट पड़ेगी और वो व्हाइट, उनको उसने कहा है पोइट ने। और जो वेव्स नीचे की तरफ होती हैं, मतलब जब वेव उठती है तो जो पानी नीचे की तरफ होता है उसके ऊपर शेडो बन जाता है एक तरह का, तो उसको उसने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। तो वो कह रहा है कि इसी तरह से जब हवा चलती है तो पूरा जो है वो एक तरह का व्हाइट एंड ब्लैक के कंट्रास्ट में आ जाता है। तो ये पूरा इमेजरी है और शेनिक इमेजरी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो है वो पोइट ने बताई है पूरी। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी बाय सी गर्ल्स रीथ विद सीवीड रेड एंड ब्राउन। वो कह रहा है कि हम यहीं पे स्टे करते हैं हमेशा। कहाँ? चैम्बर्स ऑफ द सी। अभी चैम्बर्स ऑफ द सी क्या? सी ऑफ इनर थॉट्स एंड ड्रीम्स। अभी पूरा जो मरमेड्स का पूरा सीन बयान करने की जरूरत थी वो क्या थी? वो ये थी कि वो कह रहा है कि हम पूरा वक्त किसी कहीं ना कहीं रहते हैं। हम पूरा टाइम अपने इनर थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपने इनर वर्ल्ड, इसी के अंदर रहते हैं, अपनी फैंटेसी में जी रहे हैं हम लोग रियलिटी में नहीं आते, हम लोग उधर ही जी रहे हैं। क्योंकि ये पूरी जो पोएम है हम देखते हैं कि पूरी पोएम रियलिटी है ही नहीं। ये पूरी पोएम एक इंटीरियर मोनोलॉग है, एक पूरी बात वो जो सिर्फ अंदर ही सोच रहा है, उसने अभी तक बाहर तो की ही नहीं किसी से। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन। वो कह रहा है कि एंड, ये लास्ट लाइन है पोएम की जहाँ पे वो कहता है कि जब ह्यूमन वॉइसेस जो रियल वर्ल्ड की हैं वो बोलते हैं, वो हमें जगा देती हैं और बस फिर हम वहीं कहीं खो के रह जाते हैं। यानी कि हम इनर और आउटर वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करने से कासिर हैं, हम वो नहीं कर पा रहे। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, पोएम अच्छे से समझ में आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।